आज बच्चों हम लोग भौतिक विज्ञान के कक्षा 12वीं के भौतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है विद्युत धारिता। तो बच्चों, विद्युत धारिता पढ़ने से पहले कुछ छोटी मोटी परिभाषाएं हैं, कुछ जो इसमें शब्द यूज होंगे उसका हम लोग चर्चा करेंगे। जिसमें पहला है चालक। ये चालकता के आधार पर हम पदार्थ को 3 भागों में बांटते हैं: चालक, कुचालक और अर्धचालक। बच्चों, हम लोग चालकता के आधार पर किसी पदार्थ को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है चालक है, दूसरा है विद्युतरोधी या कुचालक है, और तीसरा है अर्धचालक। तो इसमें चालक क्या कहलाता है? चालक वह पदार्थ है या वह वस्तु है जिसमें आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से प्रवाहित होता है और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो चालक हम क्या कहेंगे? वे पदार्थ जिसमें आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से प्रवाहित होता है तथा विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जैसे बच्चों इसका उदाहरण है चांदी, तांबा, सोना, एल्यूमिनियम, चांदी, तांबा, सोना, जस्ता, लोहा इत्यादि। अब बच्चों आप देख लो, चालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें आवेश उसके अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से प्रवाहित होता है और उसमें क्या होती है? विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं? इसे हम क्या कहेंगे? ऐसे पदार्थ को क्या कहोगे आप? चालक कहते हैं। तो जिसमें ये गुण पाया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे? चालक कहेंगे। ये चालक आपका चांदी है, तांबा है, सोना है, जस्ता है, एल्युमिनियम है, लोहा है, इस तरह से तमाम है, पानी, नमक मिला हुआ पानी है। ये चीज़ें क्या हैं? आपके चालक में आती हैं। इसमें आवेश आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब बेटा, चालकता, चालक किस आधार पर काम करता है? चालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक पाई जाती है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक क्यों पाई जाती है? क्योंकि आप जानते हो कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु के 2 भाग होते हैं, एक क्या होता है? नाभिक होता है, और इसके चारों तरफ क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन भ्रमण करते हैं। तो नाभिक पर बच्चों प्लस आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश होता है। चैप्टर 1 में कूलाम का नियम पढ़ा होगा। आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लगता है। समान प्रकृति के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण और विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य आकर्षण का बल लगता है। तो बच्चों, इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में भ्रमण करता है, तो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में आकर्षण बल लगता है। यदि बच्चों ये इलेक्ट्रॉन, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच यदि बल का मान प्रबल है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? अपनी कक्षा छोड़कर कभी बाहर नहीं जाएगा।
यदि बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच लगने वाला बल बहुत दुर्लभ है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, नाभिकीय बल से उसमें ऊर्जा के कारण मुक्त हो जाता है और क्रिस्टल में ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मुक्त हो जाता है और ये पूरे क्रिस्टल में भ्रमण करता है। जैसे इसमें कोई विद्युत क्षेत्र लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करना प्रारंभ होता है, जिससे उसमें क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि चालक वे पदार्थ हैं जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। जैसे चांदी, तांबा, सोना, जस्ता, लोहा इत्यादि ऐसे पदार्थ हैं जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। और इसके बाहरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होता है, इन पदार्थों के परमाणु के बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन जो होता है, नाभिक के द्वारा जो होता है, दुर्बल बल से बंधा होता है। जैसे उसको थोड़ा सा उसमें ऊर्जा मिल जाती है, अपनी कक्षा छोड़ करके क्रिस्टल के अंदर, परमाणुओं के अंदर जो जगह होती है उसमें ये भ्रमण करना शुरू कर देता है। दूसरा बच्चों आता है विद्युत रोधी या कुचालक। दूसरा पदार्थ कौन सा आता है, विद्युत रोधी। विद्युत रोधी या इसको हम क्या कहते हैं, कुचालक भी कहते हैं। अब बच्चों विद्युत रोधी या कुचालक पदार्थ वह पदार्थ कहलाता है जिसमें आवेश का प्रवाह आसानी से नहीं होता और उसमें विद्युत धारा बिल्कुल ही प्रवाहित नहीं होती। ऐसे पदार्थ को विद्युत रोधी या कुचालक पदार्थ कहा जाता है। तो हम लिख सकते हैं वे पदार्थ जिसमें आवेश का प्रवाह आसानी से नहीं होता तथा विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, तथा विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, विद्युत रोधी पदार्थ कहलाता है। जैसे बच्चों इसका उदाहरण आप ले सकते हो, लकड़ी है, प्लास्टिक है, प्लास्टिक है, शुद्ध जल है। शुद्ध जल का मतलब H2O है। ऐसे बच्चों ऐसे ये पदार्थ होते हैं कि इसमें आवेश का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं होता और इसमें विद्युत धारा भी प्रवाहित नहीं होती। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण आप यहाँ परमाणु मॉडल के आधार पर आप देख सकते हैं कि ये भी पदार्थ क्या होता है, परमाणुओं से मिलकर बना होता है। इसके नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रबल विद्युत बल कार्य करता है, जिससे बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन इसके नाभिक द्वारा लगाए गए बल से मुक्त नहीं होता। अर्थात ऐसे पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होती है या न के बराबर होती है, ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, विद्युत रोधी पदार्थ कहा जाता है। तो ये बच्चों विद्युत रोधी पदार्थ आ गया। तीसरा है अर्धचालक, जिसको बच्चों अंग्रेजी में सेमीकंडक्टर कहते हैं।
पूरी इलेक्ट्रॉनिक जो होती है इसी पर स्थित हो, इसी पर आधारित होती है। तो अर्धचालक, अर्ध का मतलब होता है कि ऐसा पदार्थ जो चालक और विद्युत रोधी दोनों की तरह व्यवहार करता है, ऐसे पदार्थ को हम अर्धचालक कहते हैं। इसका विस्तृत अध्ययन हम चल करके 16वें चैप्टर में करेंगे। तो बच्चों ये इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अब आपका आता है परावैद्युत पदार्थ। परावैद्युत पदार्थ। अब आ जाओ बच्चों, परावैद्युत पदार्थ हम किसे कहते हैं? मुख्यतः ये परावैद्युत पदार्थ जो होते हैं कुचालक या विद्युत रोधी पदार्थ होते हैं। लेकिन इसको कैसे डिफाइन करोगे? अब बच्चों परावैद्युत पदार्थ वह पदार्थ कहलाता है जो विद्युत धारा का प्रवाह तो नहीं करता या आवेश का प्रवाह नहीं करता, लेकिन वह वैद्युत क्षेत्र में अगर इसको रख दें तो ये वैद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करता है। तो ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं? परावैद्युत पदार्थ कहा जाता है। वे पदार्थ जो आवेशों का चालन नहीं करते, परंतु वाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं। अब बच्चों देख लो, वे पदार्थ जो आवेशों का चालन नहीं करते परंतु वह विद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कांच, लकड़ी, पेपर, मोम इत्यादि। अब बच्चों जैसे है कांच है, लकड़ी है, पेपर है, मोम है, ये सारे के सारे किस चीज में आते हैं? विद्युत रोधी पदार्थ में आते हैं। अब ये कैसे इन दो चीजों को करते हैं? आवेश का प्रवाह तो नहीं करते, लेकिन विद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर विद्युत प्रभाव का ये प्रदर्शन करते हैं। आप बच्चों जानते हो कि सभी पदार्थ किससे मिलकर बने होते हैं? अणुओं से मिलकर बने होते हैं। सभी पदार्थ किससे मिलकर बने होते हैं? अणुओं से मिलकर बने होते हैं। अणु में धन आवेश भी होता है और क्या होता है? ऋण आवेश होता है। तो बच्चों इसमें परावैद्युत पदार्थ में धनावेश और ऋणावेश एक दूसरे से मजबूती से बंधे होते हैं, अर्थात इसमें परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन जो होता है बाहरी कक्षा का, वह पदार्थ से क्या होता है? बहुत प्रबल बल से बंधा होता है, इसलिए वह जल्दी मुक्त नहीं हो पाता। इसलिए उसमें आवेश का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं हो पाता। जैसे उसे वाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उसका धन आवेश और ऋण आवेश जो होता है उसमें हल्का सा क्या होता है? विस्थापन होता है, अर्थात वह पुनः व्यवस्थित होते हैं। जिस स्थान पर वो रहते हैं उस स्थान से क्या होते हैं? थोड़ा सा दूर हट जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई पदार्थ है और इसे विद्युत क्षेत्र में रखा गया, इसके अणु में ये आपका क्या है? ये धन आवेश है और ये क्या है? आपका ऋण आवेश। जैसे इसे बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखेंगे बच्चों, मान लीजिए ये विद्युत क्षेत्र है, बाहरी विद्युत क्षेत्र है, जैसे ही रखेंगे ये बहुत पास पास है,
तो ये हट करके क्या हो जाएगा, प्लस आवेश जो होता है विद्युत क्षेत्र की दिशा में हल्का सा विस्थापित हो जाएगा, और जो ऋण आवेश है वो क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र से थोड़ा सा विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत प्रभाव कहा जाता है। वाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर जो परावैद्युत होता है उसका धन आवेश और ऋण आवेश जो होता है पुनः व्यवस्थित होता है, अर्थात वो क्या करता है, उस पर विद्युत बल के कारण उसका स्थान हल्का सा क्या होता है, चेंज हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं कि वाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर ये विद्युत प्रभाव को प्रदर्शन करते हैं। अब बच्चों आपका परावैद्युत पदार्थ दो प्रकार का होता है। परावैद्युत पदार्थ दो प्रकार का होता है। पहला है ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, और बच्चों दूसरा है अध्रुवीय। तो बच्चों इनके गुणों के आधार पर परावैद्युत पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, या दो प्रकार इसको डिवाइड किया गया है। पहला है ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ और दूसरा है अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। तो बच्चों पहले हम देखते हैं ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ क्या होता है। पहला है ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। अब बच्चों ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ का क्या होता है, जैसा कि आप जानते हो वैद्युत द्विध्रुव अगले पिछले चैप्टर में पढ़ाया गया था, जिसमें धन आवेश और ऋण आवेश दोनों की मात्रा बराबर होती है, परंतु एक अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो इस बने हुए निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। तो ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिसके प्रत्येक अणु एक वैद्युत द्विध्रुव की तरह व्यवहार करते हैं, उसे ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहा जाता है। तो इसमें परिभाषा आप लिख सकते हो, वे परावैद्युत पदार्थ जिनके वे परावैद्युत पदार्थ जिनके प्रत्येक अणु का धनावेश व ऋणावेश का केंद्र संपाती न होकर अलग अलग होता है, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाता है। जैसे बच्चों HCl ले लिया जाए, H2O ले लिया जाए, तो बच्चों इसमें क्या है, ऐसे जिसके धन आवेश और ऋण आवेश दोनों के केंद्र जो होते हैं संपाती न होकर के अलग अलग होते हैं। जैसे बच्चों HCl का हम चित्र देख लें, ये आपका है
ये आपका है Cl है और ये आपका क्या है, आपका H है। इन दोनों के केंद्र क्या हैं, अलग अलग हैं और संपाती न होकर के अलग अलग हैं, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, ध्रुवी परावैद्युत पदार्थ कहेंगे। जैसे जल है तो इसका ये O हो गया और ये आपका हाइड्रोजन, ये आपका H है, ये आपका H है। आप यहाँ देख लीजिए कि ये ऋणावेश है और ये दोनों क्या हैं, धनावेश हैं। तो इन ऋणावेश और धनावेश के, ये ऋणावेश है और ये क्या है, धनावेश है। तो ऋणावेश और धनावेश के केंद्र क्या हैं, अलग अलग हैं। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, ध्रुवी परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। अब बच्चों इसका -Cl है और इसका +H है, तो ये दोनों आवेशों का परिमाण तो बराबर है, प्रकृति अलग अलग है, एक अल्प दूरी पर स्थित हैं। तो ये किसका निर्माण करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। तो आगे इसमें और डिटेल आप पढ़ सकते हैं कि ध्रुवी परावैद्युत पदार्थ का प्रत्येक अणु एक विद्युत द्विध्रुव की तरह व्यवहार करता है। तो बच्चों इस प्रकार हमने क्या देखा कि इसका प्रत्येक अणु जो होता है विद्युत द्विध्रुव की तरफ। अब ऐसे यहाँ पर ये माइनस आवेश है और ये क्या है, प्लस आवेश है। परिमाण दोनों के बराबर हैं, लेकिन ये ऋण है और ये क्या है, प्लस है। ये ऋणात्मक है और ये क्या है, धनात्मक है। तो ये मिल करके विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं और आपका प्रत्येक अणु जो होता है, प्रत्येक अणु एक विद्युत द्विध्रुव का तरह व्यवहार करता है, परंतु ऊष्मीय ऊर्जा के कारण ये अव्यवस्थित होते हैं। किसी क्रिस्टल में सभी अणुओं का द्विध्रुव अव्यवस्थित होता है। अतः बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में अनुपस्थिति में क्रिस्टल का नेट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। देखो बच्चों, अब ये क्रिस्टल ले लिया जाए। अब मान लीजिए यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है, माइनस है। तो इस अणु का जो द्विध्रुव आघूर्ण इस दिशा में है, दूसरा ले लें, इसका प्लस यहाँ है, माइनस इधर है, इसका इस दिशा में है। इसी तरह से इसका प्लस है, इसका क्या है, माइनस है, ये इस तरह से है, इसका ये माइनस है, इसका प्लस है। इस तरह से ये क्या होता है, अव्यवस्थित होता है। बच्चों, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में जो पूरे क्रिस्टल के अणुओं का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो अव्यवस्थित होता है। इसलिए बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में पूरे क्रिस्टल का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है, नेट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। जैसे इसे बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं,
ध्रुवी परावैद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर प्रत्येक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाता है। जिससे क्रिस्टल में नेट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित होता है। अब बच्चों जैसे ये आप देख रहे हो अलग अलग दिशाओं में है, जैसे इसे बाहरी विद्युत क्षेत्र इसके लगा देंगे तो प्रत्येक का एक ही दिशा में संरेखित हो जाएगा। अब इसका ये प्लस है, सबका प्लस एक दिशा में हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है तो धन आवेश विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और माइनस जो होता है विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में संरेखित हो जाएगा। अर्थात आपका ये जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अव्यवस्थित था ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो गया, जिसके कारण पूरे क्रिस्टल में क्या होता है, एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है। जबकि बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये क्या होते हैं, अव्यवस्थित होते हैं, जिसके कारण ध्रुवी परावैद्युत पदार्थ का जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वह शून्य हो जाता है। लेकिन विद्युत क्षेत्र में रखने पर यह संरेखित हो जाएगा और इसके अंदर क्या होता है, एक नेट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों दूसरा इसका है अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ। इसका दूसरा भाग है अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। तो बच्चों अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ का मतलब हो गया कि ऐसा परावैद्युत पदार्थ जिसके धन आवेश और ऋण आवेश दोनों के केंद्र क्या होते हैं, संपाती होते हैं। वैसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं, अध्रुवी पदार्थ कहते हैं। इसका नेट वायु वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इसका नेट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है, शून्य होता है। इसके प्रत्येक अणु का वायु वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। तो आप लिख सकते हो वे परावैद्युत पदार्थ जिसके धनावेश व ऋणावेश के केंद्र संपाती होते हैं। अध्रुवीय परावैद्युत
पदार्थ कहलाते हैं। जैसे H2O2 N2 CO2 इत्यादि। इसकी आप रचना देखेंगे, ये H है, ये H है, ये आपका O है, ये आपका O है, ये आपका N है, ये आपका N है। दोनों के केंद्र क्या होते हैं? एक दूसरे के ऊपर संपाती, अर्थात दोनों का केंद्र क्या होता है? एक ही बिंदु होता है। इसलिए इनका नेट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? शून्य होता है। और ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ के प्रत्येक अणुओं का, अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ के प्रत्येक अणुओं का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। जब इसे बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो प्रत्येक अणु का धन आवेश विद्युत क्षेत्र की दिशा में तथा ऋण आवेश विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाता है। जिसके कारण प्रत्येक अणु विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करता है। या विद्युत द्विध्रुव प्रेरित हो जाता है। बच्चों इसको एक बार और देख लीजिए कि वे परावैद्युत पदार्थ जिनके धन आवेश और ऋण आवेश का जो केंद्र होता है संपाती होता है। संपाती का मतलब होता है कि दोनों के केंद्र क्या होते हैं? एक समान होते हैं, अलग अलग नहीं होते। अध्रुवी पदार्थ कहलाते हैं, जैसे H2O2 N2 CO2। जैसे बच्चों H2 ले लें तो H का जो धन आवेश होगा अर्थात नाभिक होगा, और जो इलेक्ट्रॉन अर्थात ऋण आवेश होगा, दोनों के केंद्र क्या होंगे? एक समान होंगे। इन सब में वही होगा। अध्रुवी पदार्थ परावैद्युत पदार्थ के प्रत्येक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? शून्य होता है, क्योंकि दोनों के केंद्र समान होंगे। तो जैसे P बराबर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2A होता है, तो A का मान 2A का मान जब 0 होगा तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का भी मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाता है। लेकिन जैसे इसे बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो बच्चों इसका धन आवेश क्या करता है? विद्युत क्षेत्र की दिशा में विस्थापित हो जाता है, और ऋण आवेश क्या करता है? विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाता है। तो ये धन आवेश यहाँ चला गया, ऋण आवेश यहाँ चला आएगा, जिससे ये क्या होंगे? इनके बीच में कुछ दूरी बन जाती है, जिससे ये किसका निर्माण करते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का निर्माण करते हैं। अर्थात इसके प्रत्येक अणु में
एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है। तो ये आपका रहा अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ। अब बच्चों एक परिभाषा है ध्रुवण। अब आइए, ध्रुवण क्या होता है? जब किसी परावैद्युत पदार्थ को बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखने पर उसके अंदर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित होता है तो इसे हम क्या कहते हैं? ध्रुवण कहते हैं। जब किसी परावैद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित होता है तो इसे ध्रुवण कहते हैं। इसे आप क्या कहोगे? ध्रुवण कहते हैं। तो बच्चों इसको आप समझ लो कि जब किसी परावैद्युत पदार्थ को बाह्य वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रखा जाता है तो उस पदार्थ में यदि द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित होगा तो किसी परावैद्युत पदार्थ में द्विध्रुव आघूर्ण का प्रेरित होना ही क्या कहलाता है? ध्रुवण कहलाता है, या उसे हम क्या कहते हैं? ध्रुवण कहते हैं। एक और परिभाषा है रेखीय समदैशिक परावैद्युत पदार्थ। रेखीय समदैशिक परावैद्युत पदार्थ क्या है? जब किसी परावैद्युत पदार्थ को बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उसका द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या होता है? प्रेरित होता है। तो ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं? रेखीय समदैशिक परावैद्युत पदार्थ कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा बच्चों सुन लो। रेखीय समदैशिक परावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ कहलाते हैं जिसे बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखने पर उसका जो द्विध्रुव आघूर्ण जो प्रेरित होता है यदि वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश प्रेरित होता है तो ऐसे पदार्थ को हम क्या कहेंगे? रेखीय समदैशिक परावैद्युत पदार्थ कहा जाता है। इसके बाद एक और छोटी सी परिभाषा है ध्रुवण सदिश। जब किसी परावैद्युत पदार्थ को बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके इकाई आयतन में जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित होता है उसे हम ध्रुवण सदिश कहते हैं। इसे बच्चों हम P से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? P से प्रदर्शित करते हैं। ये जो होता है सदैव बाह्य वैद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। इसको आप समानुपाती जब हटाते हो तो एक नियतांक यहाँ दिया जाएगा और इस नियतांक को हम x से काई से प्रदर्शित करेंगे और इसको हम क्या कहते हैं? विद्युत प्रवृत्ति कहते हैं। परावैद्युत पदार्थ की विद्युत प्रवृत्ति कहा जाता है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।